भूगोल खंड अ और पाठ संख्या 3 हम पहले ही चर्चा किए थे कि जो टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे उसको खंड अ और खंड ब दोनों में साथ लेके चलेंगे। हालांकि कुछ बच्चों को पछता नहीं है, लेकिन वो जायज़ नहीं है। जैसे मान लिया जनसंख्या हम शुरू किए पढ़ना, तो पहले खंड ब के भारत के जनसंख्या वितरण, वृद्धि, घनत्व, इनके बारे में चर्चा की। उसके बाद विश्व के बारे में चर्चा की। इसी तरह से भूगोल में दो खंड है, खंड अ और खंड ब। जो टॉपिक खंड अ में है, लगभग अधिकांश टॉपिक उसी नाम से खंड ब में भी है। तो हम जो भी चैप्टर शुरू करेंगे दोनों साथ साथ पढ़ेंगे, ताकि दोनों एक बार में हो जाए और कन्फ्यूजन भी ना हो। तो जनसंख्या संघटक, जनसंख्या संघटक क्या है, या जनसंख्या संघटक से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में चर्चा हम लोग पहले भी कर चुके हैं कि किसी देश के जनसंख्या को लिंग के आधार पर, आयु के आधार पर, साक्षरता के आधार पर, व्यवसाय के आधार पर क्या वर्गीकरण करना या बंटवारा करना। किसी देश की जनसंख्या को आयु, लिंग, साक्षरता, व्यवसाय, ग्रामीण आबादी, शहरी आबादी, इन आधार पर जो हम वर्गीकरण करते हैं, जो बंटवारा करते हैं, इसी वर्गीकरण या बंटवारा को हम जनसंख्या संघटक के नाम से जानते हैं। जनसंख्या संघटक में आज सबसे पहले हम चर्चा करेंगे लिंग संघटक। क्या पढ़ेंगे? लिंग संघटक। और लिंग संघटक कहने का मतलब ये नहीं कि आपने इसको नहीं पढ़ा है, मैं इसको पढ़ाया हूं, लेकिन विश्व के संदर्भ में पढ़ना है। थोड़ी सी परिभाषा में अंतर है, थोड़ी सी डिजिट का अंतर है, बाकी परिभाषा लगभग सेम है। लिंग संघटक को ही हम लोगों ने पढ़ा है लिंगानुपात। लिंग संघटक को ही हम किस नाम से पढ़े हैं? लिंगानुपात के नाम से पढ़े हैं। अब है लिंगानुपात क्या है या लिंग संघटक क्या है, तो इसको एक लाइन में लिख सकते हैं। जनसंख्या में स्त्री व पुरुष का अनुपात। जनसंख्या में किसका अनुपात? स्त्री और पुरुष के अनुपात को लिंगानुपात कहा जाता है। हमने भारत को इसी संदर्भ में कहा कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं के कुल संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। मतलब जनसंख्या में स्त्री और पुरुष के अनुपात को क्या कहते हैं? अगर इसको सूत्र के रूप में लिखा जाए तो पुरुष की जनसंख्या, पुरुष की आबादी, गलत कि सही, बटा महिला की आबादी गुने 1000 के 100, 1000। लिंग अनुपात का सूत्र क्या होगा? तो यहाँ तो सबसे पहले जानो परिभाषा कि किसी देश के जनसंख्या में स्त्री और पुरुष के अनुपात को, इसी को थोड़ा सा आपको समझाने के क्रम में कह दिया जाता है। किसी देश की जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या होती है, उसी को लिंगानुपात कहते हैं। तो भाई परिभाषा को भी प्रश्न बना के आपसे डाल सकता है ना? नहीं, यहाँ क्या लिखा? जनसंख्या में स्त्री और पुरुष का अनुपात क्या कहलाता है? तो इसको हम लिंगानुपात या लिंग अनुपात या लिंग संघटक कहते हैं। या पुरुष की आबादी बटा महिला की आबादी गुणे 1000, किसका सूत्र है? तो लिंगानुपात का सूत्र है। अब देखिए
ये सूत्र जो है वह विश्व के लिए है। यह सूत्र किसके लिए है? अभी कुछ बच्चा ने कहा कि सर इससे पहले आपने पढ़ाया है कि किसी देश के जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं का ध्यान रखना है। पहले हमने क्या बोला था? पुरुष, माने 1000 पुरुष पर महिलाओं की कितनी संख्या है, उसी को क्या कहते हैं? लिंगानुपात। यह आंकड़ा कहाँ का है? इंडिया का है। लेकिन विश्व में कहा था नहीं, प्रति 1000 महिला पर पुरुषों की संख्या। उलट दो इसको सीधा। ये विश्व का डिफिनीशन है। और भारत का डिफिनीशन आपने क्या कहा? जस्ट इसी के उल्टा। अगर इंडिया की बात करें, ये तो हो गया विश्व में। भारत में है महिलाओं की आबादी बटा एक 1000। भारत में लिखता है कि भारत में एक भारत का है, एक विश्व का है। अब बताइए कि भारत का कौन है? नीचा वाला, ऊपर का भारत का, नीचा कहाँ है? विश्व का। हाँ ठीक बोले आप लोगों ने। ये जो हमने लिखा, ये किसका है? भारत का। ये किसका है? विश्व का है। हमने बोला है, डाटा उल्टा लिखा, लेकिन विरोध करने वालों की संख्या कम थी। क्योंकि जस्ट हमने बोला कि भारत में परिभाषा क्या है कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं के कुल संख्या को लिंगानुपात कहते। लेकिन विश्व का जनसंख्या संगठन पढ़ना है तो यहाँ क्या है? जनसंख्या में स्त्री और पुरुष का अनुपात। जनसंख्या में क्या है? मतलब प्रति 1000 या प्रति सैकड़ा महिलाओं पर पुरुषों की संख्या, महिला की आबादी बटा गुने 1000। इसको क्या कहेंगे? लिंगानुपात कहेंगे। क्या कहेंगे? अब सवाल है, किसी देश के लिंगानुपात के कम या ज्यादा होने के कारण क्या हो सकता है? क्या लिंगानुपात क्या है? तो सारे बच्चे हमारे जान रहे हैं। लेकिन एक प्रश्न आपके मन में उठ सकता है ना कि सर लिंगानुपात कम या ज्यादा होने के कारण क्या है? चाहे भारत की बात करें चाहे विश्व की बात करें, अगर लिंगानुपात कम होता हो रहा है, चाहे वह महिला की संख्या कम हो रहा हो चाहे पुरुष की संख्या कम हो रहा हो, विश्व में तो पुरुष की से लिया जाएगा, तो कम होने का कारण क्या है? तो लिंगानुपात का कम होने का अगर हम इंडिया के रेस्पेक्ट में देखें तो पहला हो रहा है भ्रूण हत्या। लिंगानुपात के कम होने के अनेक सारे कारण हैं। इनमें जो सबसे पहला कारण आपको ले रहा है वो क्या हो रहा है? भ्रूण हत्या। अब प्रश्न है कि भ्रूण हत्या है क्या? तो मां के गर्भ में पल रहे बच्चे का लिंग परीक्षण करा के, लिंग की जांच करा के, बेटी होने पर उसकी हत्या करा देगा। मां के गर्भ में पल रहे बच्चे का लिंग परीक्षण करा के, बेटी होने पर क्या करा देना? हत्या करा देना। क्या कहलाता है? भ्रूण हत्या कहलाता है। तो लिंगानुपात के कम होने का पहला रीजन क्या हो सकता है? अच्छा, दूसरा स्तर मैं ले सकता हूं अशिक्षा एक शब्द में। गलत किस है? उचित शिक्षा का न होना भी लिंगानुपात के कम होने का एक वजह है। क्योंकि जो अनपढ़ है वही बेटा और बेटी में ज्यादा अंतर कर पाते हैं। हालांकि अपवाद भी इसके भी हैं, लेकिन ज्यादातर देखा जाता है, ये देखा जाता है। तो अशिक्षा, और इंडिया के रेस्पेक्ट में एक और बात आपको बताने जा रहा हूं। दहेज प्रथा। भारत में स्त्रियों की संख्या के कम होने के लिए यह भी एक जिम्मेवार कारण है, दहेज प्रथा।
बेटी को परवरिश करो, बड़ी करो, पढ़ाओ लिखाओ, उसके बाद भी एक मोटी धनराशि चाहे, ये नहीं समझिएगा कि आप रोजगार कर लिए तो आपके पिताजी को ना लगेगा रोज दहेज देना पड़ेगा। जितना ऊंचा आपका रोजगार होगा ना, दहेज लोभी हमारा समाज उतना ज्यादा मोटा रकम दहेज का मांगता है। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो दहेज के पीछे नहीं भागते। आप कहेंगे कलेक्टर से करें, कमिश्नर से, नहीं, वो तो और बेईमान है। वो तो करोड़ों में उन लोग का डीलिंग होता है। हमारे बिहार, भारत में, खास करके बिहार में तो दहेज का मतलब जैसे बैल का रेट कैसे होता है, किसी का से हमको इससे मतलब नहीं। हम खास करके बिहार से ले रहा हूँ। बच्चा यदि चपरासी हो गया, कुछ भी नहीं है तो ये 2 लाख रुपया, गोर हाथ है ना ओकरा पास, आँख का नक मुनिवन है तो 2 लाख रुपया देना। अन्य चीज जो है ना तो कम से कम मोटरसाइकिल लेता है, वो ब्रांड अपनी औकात से तय करता है। कलर के हो गए चपरासी तो 5 लाख रुपया। हालांकि हमारी माननीय बिहार सरकार ने दहेज प्रथा पर रोक लगा दिया है, लेकिन हम देखने को ये मिल रहा है कि जिस चीज पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है वह और ज्यादा, और ये दहेज प्रथा के कारण भी भ्रूण हत्या हो रहा है। और आपको बता दें कि दहेज प्रथा रुकने वाला नहीं है, क्योंकि दहेज लेना और देना अब सम्मान की बात हो गई है। क्योंकि एक लड़का अपने, जैसे इमामुद्दीन के अब्बा इमामुद्दीन की शादी तय करेंगे, अगर मान लो किसी कारण से इसको 10 लाख इसको दहेज मिलेगा तो इसके अब्बा गांव में ढोल पीटेंगे, हमारा बेटा के 25 लाख मिल रही है। पूरे मोहल्ला में, एरिया में ये दिखाएगा कि हम वैसा है, हमारी उतना पावर है, हमारे बेटे में इतने काबिलियत है कि हमने 25 लिया 10 लाख, कहेगा। इसे समाज में इज्जत बढ़ता है। बेटी वाला भी क्या करता है, दिया 3 लाख कह देता है 13 लाख। क्यों? उसको लगता अपने हैसियत को बढ़ा चढ़ा कर दिखा देता है। तो ये दहेज प्रथा आज जो मैं बोला हूँ, इस पर विचार कीजिएगा कि आज किसका प्रतीक बन गया है, शान का प्रतीक बन गया। हम इतना लिए हैं, गर्व से कहता है, लाज भी नहीं लगता है। हाँ, मनीष कह रहा है कि लाज कैला लगता है। एक तो बच्चे हैं जो कहते हैं पापा हमारा हर दिन लिखाई चाहिए, इतना एकरा इतना खरीद लिए, एकरा जन्म के समय इतना खर्चा वाली, पूरा हिसाब जोड़ के ब्याज जोड़ के धो देंगे, सब लड़की वाला से लेंगे। लड़की वाला और लड़की वाला भी कहते कि मान लीजिए आपके घर की बहू है, आपके घर के तो प्राइवेट नौकरानी दे दिए, इसके बचपन से अभी तक कितना खर्चा किया दो हमको, तब क्या होगा। तो लिंगानुपात के कम या ज्यादा होने के कारण इसके अलावा एक रोजगार भी है। जरूरी नहीं है कि भ्रूण हत्या, शिक्षा, दहेज प्रथा कारण ही हो रहा है। आप बड़े बड़े जाके देखो, वर्तमान समय में अगर बिहार में 38 जिला है तो बिहार का सबसे बड़ा शहर पटना है, और भारत के सभी शहरों में, सभी जिलाओं में सबसे कम लिंगानुपात है तो पटने में। क्योंकि लोग रोजगार के तलाश में शहर में चले जाते हैं, लेकिन शहर में सुविधा न होने के कारण अपने बाल बच्चों को गांव में ही छोड़ देते हैं। महिलाओं को वहाँ तो पुरुष की आबादी बढ़ गया, महिला की आबादी क्या हो गया, गिनाएगा तो क्या लिखाएगा कि पटना में लिंगानुपात कम है। तो लिंगानुपात कम होने का मतलब ये नहीं कि वहाँ महिला नहीं है, लेकिन वहाँ बहुत सारे लोग गाँव छोड़कर शहर में काम के तलाश में गए। तो लिंगानुपात के कम या ज्यादा होने के ये रीजन हो सकता है। लेकिन एक यहाँ और एक नया प्रश्न मेरे सामने आ जा रहा है कि हम क्या देखते हैं कि भारत में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या के रूप में निकाला जाता है। भारत में लिंगानुपात कैसे निकले हैं कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, लेकिन विश्व के कुछ ऐसे देश हैं जहां प्रति 100 महिलाओं पर पुरुषों की आबादी।
ध्यान देना, एक छोटी सी बात है यहाँ पर, टेक्निकल बात है, बहुत छोटी लेकिन टेक्निकल बात है कि भारत में लिंगानुपात कैसे निकलते हैं। माने 1000 पुरुष पर महिला कितना है, लेकिन विश्व के कुछ ऐसे देश हैं जहां लिंगानुपात 100 महिला पर पुरुष कितना है। और कहता है कि विश्व के लिंगानुपात की बात करें तो 100 अनुपात 102 है। विश्व का ये आंकड़ा है कि विश्व में 100 पुरुष पर, सॉरी 100 महिला पर 102 पुरुष है। ये निकल रहा है, पहले महिला तब पुरुष, विश्व पहले क्या है तब पुरुष। तो 100 महिला पर पुरुष कितना है, गलत कि सही। अब प्रश्न है कि विश्व में सबसे उच्च लिंगानुपात वाला देश क्या है, माने सबसे ज्यादा लिंगानुपात किस देश का है। तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला देश है लाटविया। कौन है, लाटविया में 100 महिला पर मात्र 85 गो पुरुष है। बाल्टिक क्षेत्र है, रशियन में आता है। सबसे अधिक लिंगानुपात वाला देश कौन है, लाटविया, जहां 100 महिला पर पुरुष कितने हैं। और सबसे कम की बात करते हैं, अगर कम की बात करते हैं कि सबसे कम लिंगानुपात कौन देश में है, अगर सबसे कम लिंगानुपात की बात करें तो सबसे कम लिंगानुपात है संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात, जिसको हम कहते हैं UAE, जहां 100 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या 311 है। स्त्री कितना है और पुरुष कितना है। अच्छा, भारत के संदर्भ में इसे दर्शाना हो तो पहले 311 तब 100 लिखा था, तो विश्व में उल्टा चल रहा है। तो हमने इतना पढ़ाने में केवल एक ही बात लिंगानुपात ही समझाया है, बाकी कुछ नहीं समझाया कि लिंगानुपात क्या है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि भारत के संदर्भ में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, मैंने पहले महिला तब, पहले पुरुष तब महिला, और विश्व में पहले महिला तब पुरुष। भारत का फॉर्मूला क्या है, पुरुष की आबादी बाटा महिला की आबादी गुने 1000। तो विश्व का फॉर्मूला क्या है, महिलाओं की आबादी बाटा पुरुष की आबादी गुने। और लिंगानुपात कम होने का रीजन भ्रूण हत्या, अशिक्षा, दहेज प्रथा, रोजगार, और भी कई रीजन है। इसके अलावा सबसे अधिक लिंगानुपात वाला देश लाटविया है। कौन है, लाटविया है। और सबसे कम लिंगानुपात वाला देश कौन है, UAE। अगर सातों महादेश की हम बात कर लें, महादेश कितने हैं, 7। हालांकि 7 महादेश में आबादी लोग मात्र 6 में ही रहते हैं, एक तो जनसंख्या भी इन है। तो इन 7 महादेश में अगर कम लिंगानुपात की बात करें तो वह है एशिया का। सबसे कम लिंगानुपात वाला अगर कोई महादेश है तो कौन है, एशिया है। लेकिन प्रश्न होगा तो सबसे अधिक लिंगानुपात वाला कौन होगा। तो सबसे ज्यादा की बात कर लें कि सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला महादेश कौन होगा, तो यूरोप होगा। यूरोप महादेश में भाई जहां शिक्षा का स्तर ज्यादा होगा, लिंगानुपात ऑलरेडी वहां पर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो साक्षरता का दर विश्व के अन्य महादेशों की तुलना में, देश की बात छोड़ दो, हम केवल पूरे महादेश का एवरेज लिया जाता है तो यूरोप में ज्यादा है। क्योंकि विश्व के जितने भी विकसित देश है उसमें से अधिकांश यूरोपीय महादेश में है। और यूरोप तो साम्राज्यवादी भी शुरू से रहा है।
चाहे वो यूरोप का ही इंग्लैंड है, यूरोप का ही पुर्तगाल है, यूरोप का ही स्वीडन है, यूरोप का ही फ्रांस है, यूरोप का ही हॉलैंड है, ये सब यूरोप का ही देश है। अब प्रश्न है कि आयु संरचना क्या है। दूसरा प्रश्न आपके सामने आता है, आयु संरचना क्या है। आयु संरचना क्या है, या आयु संरचना से आप क्या समझते हैं? तो बड़ी आसान है। जनसंख्या को किसके आधार पर? उम्र के आधार पर क्या करना? वर्गीकरण करना। किसी देश की जनसंख्या को उम्र के आधार पर क्या कर देना? वर्गीकरण कर देना, बंटवारा कर देना। क्या कहलाता है? आयु संरचना कहलाता है। किसी देश की जनसंख्या को उम्र के आधार पर क्या कर देना? वर्गीकरण कर देना, बंटवारा कर देना। क्या कहलाता है? आयु संरचना कहलाता है। किसी को दिक्कत है? अच्छा, हम तो साइकोलॉजी नहीं पढ़ा रहे हैं, बायोलॉजी नहीं पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री भी नहीं पढ़ा रहे हैं, पढ़ा क्या रहे हैं? ज्योग्राफी। अभी नहीं कि हमने कहा कि उम्र के आधार पर जनसंख्या को कितने, तब कहते बायोलॉजी, हम ही साइकोलॉजी पढ़ाए हैं, पढ़ाए शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, कई अवस्थाओं को पढ़ाए हैं। उन बातों को छोड़िए, सीधा है कि जनसंख्या को उम्र के आधार पर कितने भागों में बांटा गया? तो जनसंख्या को उम्र के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। किसी भी देश की जनसंख्या को उसके उम्र के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। पहला क्या होता है? बाल वर्ग। क्या आता है? बाल वर्ग। दूसरा क्या होता है? युवा वर्ग। और तीसरा क्या होता है? वृद्ध। क्या थी? अब देखिए, किसी भी देश की जनसंख्या को 3 गुना हो सकता है, या तो बालक होगा, न तो जवान होगा, न तो बूढ़ होगा। अब देखिए, बाल वर्ग की बात करते हैं तो 0 से लेकर 14 वर्ष जो होता है ना, ये बाल वर्ग होता है। 15 से लेकर 59 वर्ष की जो अवधि होती है, युवा होती है। और पुनः 60 से हम मृत्यु तो कर दें, क्या कहलाएगा? वृद्धा कहलाएगा। अब ये देखिए, यहां से प्रश्न प्रतिवर्ष आता है, समझने की बात। किसी देश, अब प्रश्न पूछेगा आयु संरचना क्या है, तो किसी देश की जनसंख्या को उम्र के आधार पर वर्गीकरण करना आयु संरचना कहलाता है। और आयु संरचना के आधार पर विश्व की जनसंख्या को या किसी देश की जनसंख्या को 3 वर्गों में बांटा गया है: बाल वर्ग, युवा वर्ग और वृद्ध वर्ग। गलत कि सही? अब देखिए, तो बाल वर्ग की बात करते हैं तो बाल वर्ग को हम आश्रित जनसंख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? आश्रित जनसंख्या या आश्रित आबादी कहेंगे। कोई दिक्कत? युवा वर्ग को क्या कहेंगे हम? कार्यशील आबादी कहेंगे। और यहां भी क्या होगा? आश्रित होगा। क्योंकि यहां आपका संविधान में किसी काम को करने का परमिशन नहीं देता है। आर्टिकल 24, 14 साल से कम उम्र के बच्चा को काम में लगाना दंडनीय अपराध है, कानूनन जुर्म है। अरे कोनो काम हो, लगाना ही नहीं है। चाय बेचना, चाय की दुकान तो खतरनाक नहीं, फिर भी क्यों लगाते आप? होटल में तो समोसा पहुंचना खतरनाक काम है नहीं है, फिर भी वहां फिर भी नहीं लगाना है। सीधा समझ रहे कि 14 साल से कम उम्र के बच्चा को किसी काम पर लगाना आपको, ये मेरा संविधान भी करता है। क्योंकि बच्चे को उसके बचपन का पूर्ण विकास होने का मौका मिलना चाहिए। साइकोलॉजी में बताया हूं ना कि पर्यावरणीय वंचन आपके बौद्धिक विकास को बाधा पहुंचा देता है। तो यहाँ उसको पढ़ने का उम्र है, खेलने का उम्र है। गलती की सही? और आज उसको रोजगार में लगा दिए, काम में लगा दिए, तो अपनी प्रतिभा का वह प्रदर्शन नहीं कर पाएगा, तो उसका विकास अवरुद्ध हो जाएगा। तो आप देखिए कि बाल वर्ग को क्या कहते हैं? वृद्ध वर्ग को क्या कहेंगे? और ये क्या है? कार्यशील है। अच्छा, आश्रित है, इसका मतलब अनुत्पादक है। गलत सही? और यह भी आश्रित है, इसका मतलब क्या है? अनुत्पादक है। तो यहाँ एक प्रश्न आ जाएगा कि किसी देश के विकास में आयु संरचना का क्या महत्व है? तो किसी देश के विकास में आयु संरचना का भी बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होता है।
कहोगे कैसे? अगर मान लो कोई देश है जहां पर बाल वर्ग की आबादी ज्यादा है, बालकों की आबादी क्या है? ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या है? आश्रित है, अनुत्पादक है। और कार्यशील वर्ग की आबादी, युवाओं की आबादी क्या है? कम है। बाल वर्ग और वृद्ध वर्ग दोनों मिला के ज्यादा है, लेकिन कार्यशील क्या है? तो वह देश कभी विकसित नहीं हो सकता है। गलत कि सही? क्योंकि युवा वर्ग जितना कमाएगा उसका अधिकांश पैसा पहला और तीसरा के अब जरूरतों को पूरा करने पर ही खर्च हो जाएगा, बचत कम कर पाएगा। गलत कि सही? तो तरक्की खूब नहीं करेगा, लेकिन उतना नहीं कर पाएगा जितना करना। यदि किसी देश में युवा वर्ग ज्यादा है और इसकी आबादी और इसकी आबादी क्या है? बाल वर्ग और मतलब आश्रित की आबादी कम है और कार्यशील की आबादी क्या है? वह देश बड़ी तेज गति से आगे बढ़ेगा। और हमारे भारत में यही है कि सबसे ज्यादा 15 से 59 वर्ष की आबादी हमारे इंडिया में क्या है? सबसे ज्यादा है। इसलिए विश्व का सबसे युवा देश कौन है? युवा देश किसे कहा जाता है? भारत को कहा जाता है। दुनिया में अभी हाल ही आपको दिखाई ना दे रहा हो, लेकिन आने वाले दिनों में विद्वानों ने ऐसा भविष्यवाणी किया है कि सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला अगर देश कोई होगा तो इंडिया ही होगा, क्योंकि यहाँ केवल कार्यशील आबादी होगी। और जितने विकसित देश हैं उनको बूढ़ों का देश कहा जाता है। चाहे जापान हो, जर्मनी हो, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया, सारे को बूढ़ों का देश कहा जा रहा है। अभी मैं अपने बच्चों को कहूँ चलो तुम का तुम्हारा शादी ब्याह के बड़ी खुश, चल बहुत अच्छी सब्जी है, लेकिन जापान में, ऑस्ट्रेलिया में, जर्मनी में, अमेरिका में नहीं। पहले स्वावलंबी होता है, एक अच्छा सा अपना घर खरीद लेता है, एक 4 चक्का गाड़ी खरीद लेता है, तब दिमाग लगाता है शादी भी करने की जरूरत है। और यहाँ तो एक से एक बढ़कर भविष्य वक्ता लोग हैं कि ब्याह के बाद अपना भाग कहीं बदल जाता था। हाँ, हम भाग बदलेगा ना, प्राइवेट सर्वेंट की तरह काम करना पड़ेगा। तो प्रश्न क्या है कि भारत को युवा देश कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? प्रश्न 2 नंबर में आ सकता है, भारत को विश्व का सबसे युवा देश क्यों कहते हैं? तो भारत को विश्व का सबसे युवा देश इसलिए कहते हैं कि यहाँ के कुल आबादी में युवाओं की प्रतिशत क्या है? लगभग 67% युवा है यहाँ, 2/3। इसलिए विश्व का सबसे युवा देश कौन है? भारत। लड़का लड़की दोनों आएगा ना। देखिए ना, अभी बिहार में आपके दरोगा की बहाली हुई है, लगभग 700 कुछ लड़कियां दरोगा बनी, 2213। 19 सितंबर में आने जा रहा है। और ये जो लेकर हाइट लंबा है, भविष्य में सोचे कि बनना, हाइट बढ़ेगा नहीं तो दरोगा कभी चपरासी नहीं बनेंगे, और जब नहीं होगा तब भाग्य को कोसेंगे। और सबसे बड़ी बात है, किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में सफल होने के लिए मैं बार बार बोलता हूँ, हालांकि मैं जीएस नहीं पढ़ाता हूँ, पहले पढ़ाते थे, हमने तब से पढ़ाना छोड़ दिया जब मार्केट में कुकुरमुत्ता की तरह आ गए। लूसेंट पढ़ लिया, जीएस का मास्टर बन गया। तो जब भी सफल होने के लिए पहले आपको जिस क्षेत्र में जाना है, यूपीएससी करना है, बीपीएससी करना है, दरोगा ही बनना है, तो उसका प्रीवियस क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन पूछने का पैटर्न जान लो, कहाँ से प्रश्न वह पूछता है, किस तरीके से प्रश्न पूछता है, क्या जी, तब जाकर तैयारी शुरू करो। यहाँ तो सीधा भैया जो फरमाया भर दिया, तो असफल हो गया, हाँ तो साहित्य हो गया, छोड़ दे, हमारा 9 वाला है। मैदान में आने से पहले तैयारी पूरी तरह करो। मैं जीवन में सफल होने के लिए मैं बता रहा हूं कि एक राजा ने एक पेड़ काटने का जिम्मा 2 लकड़हारों को दिया। एक पढ़ा लिखा था, एक थोड़ा सा कम दिमाग वाला था, दोनों को बहुत कुल्हाड़ी दिया। तो एक जो थोड़ा होशियार था उसने 1-3 घंटा में काट देना, तो एक जो था लिया मोनिका की तरह, जो था बुर्बक कुल्हाड़ी लिया, लगा प्रहार करने। हाँ, और एक होशियार था, वो लगा पिजाने। सोचा कि जब तू पिजाएगा तो हम काटिए देंगे। आई कहा कि हम जितना बल लगाएंगे काटने पर, उसने तेज क्यों ना कट ले, लगा उसको तेज करने। 1 घंटा लगाया वो तेज करने में, और लगातार काटने लगा। होता था उसको कटने में देर लगी, जब तेज करके मारते 10 मिनट 15 मिनट में काट दिया। तो जीवन में सफल होने के लिए बार बार मैदान में मत कूदो, पूरी तैयारी के साथ कूदो।
और तब सफलता न मिले तो फिर सोचो कहाँ गलती की। यहाँ तो लड़का परीक्षा देकर चल आता है। मूल्यांकन वही करता है जो पढ़ा लिखा हो, जो तैयारी करके जाता है वही मूल्यांकन करता है, जो तैयारी करके नहीं जाता वो तो सब सही लिखा, वो तो सीधे निकले क्लास में। दोस्त रात 1 घंटा और पढ़ लेते ना, 99 मार के आए हुए नहीं। वो तो बोलबे करेगा सिंधु सभ्यता की खुदाई का वही 1857 लिखबे करेगा, उसको क्या पता सही उत्तर क्या है। वो तो जो लिखा सब सही है। जो ईमानदारी से नहीं पढ़ा हो उसके लिए सब क्या है, सही है। गलत और सही में फर्क वह करता है जिसे प्रश्न का सही उत्तर क्या हो याद हो। कुछ बच्चे हमको फोन कर, सर आपके केस में ये जो कि मैं नंबर देता हूँ ये गलत है। हम बोले आप तो टीचर हो गए, जब आपको गलत पहचानने की क्षमता है तो सही क्या आप काट लीजिए, हमसे गलती हो गई। तो सर आप पता ही नहीं था कोई गलती क्या है कर दी। हमको सलाह दी सही क्या होगा, फिर हम मूल्यांकन का फिर आपको चेंज सही उत्तर बताएंगे। हाँ हो जाता है तो फोन करेगा। हम बोल देंगे हमारा क्लास का लड़का सामने कह तो सही सुधार देता हूँ। आप लोग अपने कर लेते नहीं कहते हैं तो जैसे अगला बार छपेगा तो हम पूछ लेते हैं कि भाई कोना कोना में त्रुटि हो गया वो सुधरवा देता हूँ। तो नहीं तो मैं अपने पूछ के बोल देता हूँ ना, जैसे इमामुद्दीन ने कहा कि स्टीम 2-3 जगह त्रुटि है, हमने कहा सुधार दूंगा। अब प्रश्न युवा देश क्या, अभी छोटा टॉपिक है लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्या है, आयु लिंग पिरामिड क्या है। आयु लिंग पिरामिड। अच्छा पिरामिड तो आप लोग सुने होंगे, पिरामिड होता क्या है, पिरामिड कहते किसे हैं, कोई बच्चा हमको बताएगा क्या पिरामिड होता क्या है या पिरामिड कहते किसे हैं। तो प्राचीन काल में मिस्र में, प्राचीन काल में मिस्र में जब राजा महाराजा मर जाते थे, गलती की सही, तो राजा महाराजा मर जाने के बाद एक परंपरा थी कि उनके शरीर को एक विशेष प्रकार का लेप लगा करके एक संदूक में बंद करके, मैंने बक्सा में बंद करके लेप लगा दिया, कपड़ा लपेट दिया और संदूक में बंद कर दिया। और उस संदूक में उनके जरूरतों के सारी चीजों को, जिन चीज का अपने जीवन में प्रयोग किया था, रख के दफना दिया। और उसके ऊपर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग निर्माण कर दिया जाता, उसी बिल्डिंग को कहा जाता था पिरामिड। और पिरामिड की संरचना होती थी, हम कह सकते हैं हम लगभग ऐसी होती थी, जिसका मतलब जो आधार होता था ज्यादा चौड़ा हुआ और शीर्ष थोड़ा नुकीला होता था। क्या थी, आधार चौड़ा शीर्ष क्या हो नुकीला। इसी प्रकार की संरचना को क्या नाम दिया गया, पिरामिड। और विश्व का जो सबसे बड़ा पिरामिड है वह मिस्र के गीजा में है। यह विश्व का सबसे ऊंचा पिरामिड है। गीजा मिस्र में है, गाजा अलग है, गीजा अलग है, फिलिस्तीन में है। तो प्रश्न है कि मिस्र के गीजा में। अब है आयु लिंग पिरामिड क्या है। तो जनसंख्या में, किसमें, जनसंख्या में स्त्री व पुरुष का अनुपात बताने वाला चित्र है। मतलब किसी देश की जनसंख्या में स्त्री और पुरुष का संख्या कितना है, अनुपात क्या है, उसी अनुपात को बताने वाला जो एक चित्र है, उसी चित्र को क्या कहते हैं, आयु लिंग पिरामिड। क्या कहते हैं, किसी देश की 2 नंबर का प्रश्न पूछ सकता है आपसे कि आयु लिंग पिरामिड क्या है। तो किसी देश के जनसंख्या में स्त्री और पुरुष के अनुपात को दिखाने वाला, प्रदर्शित करने वाला एक चित्र होता है, उसी चित्र को हम आयु लिंग पिरामिड के नाम से। अच्छा आयु लिंग पिरामिड मान लो ये है, इसके बायां भाग में आप घूमे तो मेरा बायां ये होगा और मेरा क्या होगा, दाहिना होगा। इसके बायां भाग में हम किसको दिखाते हैं, पुरुष को, और दाहिना भाग में क्या दिखाते हैं, स्त्री को। इसके बायां भाग में किसकी, पुरुष को, दाहिना भाग में क्या होता है। अच्छा ये चित्र हो गया, मान लो ये चित्र हमने बना दिया। तो जो सबसे नीचा होगा वह बाल वर्ग होगा, बीच में होगा
युवा वर्ग होगा और ऊपर क्या होगा? मतलब आयु लिंग पिरामिड किसी देश की जनसंख्या में स्त्री और पुरुष के संख्या को या अनुपात को या दर को या प्रतिशत को बताने वाला क्या एक चित्र है। इस चित्र में बायां भाग में किसका पुरुष की आबादी, दाहिना भाग में, और इसमें नीचे होता है, मतलब लिख सकता हूं नीचे बालक का, बीच में युवा को और ऊपर बूढ़े लोगों को दर्शाया जाता है। गलती की सही? अब देखिए, अगर मान लो किसी देश का पिरामिड ऐसा है, हो सकता है किसी देश का पिरामिड ऐसा है, तो सिद्ध करता है यह पिरामिड यदि किसी देश का ऐसा बन रहा है, इसको डिजाइन आप कर दीजिएगा एग्जाम में, तो इसका मतलब उस देश की जनसंख्या में बालकों की आबादी ज्यादा है, युवाओं की और वृद्ध की सबसे कम है। क्योंकि ऊपर सबसे क्या होगा? वृद्ध, अब बीच में क्या होगा और नीचे क्या होगा? क्या होगा? सबसे कम। अच्छा, एक ऐसा भी हो सकता है, अगर ऐसा भी किसी देश की आबादी बन सकता है, किसी देश का आयु लिंग पिरामिड ऐसा बन सकता है, क्या इमामुद्दीन? बन सकता है, कहोगे क्यों नहीं? ऐसा तो नहीं बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता है? और है भी, ऐसा आयु लिंग पिरामिड बन गया, तो ऐसा अगर आयु लिंग पिरामिड बन गया तो ये समझिए कि नीचा के मतलब इधर तो हो गया आपका स्त्री होगा, इधर कौन होगा? पुरुष होगा, लेकिन नीचा क्या है? बालक, बीच में क्या होगा? ऊपर कौन होगा? वृद्ध। क्या होगा? इसका मतलब बूढ़ा की संख्या, बालक की संख्या क्या है? जान लीजिए, ये विकसित देश होंगे। ये ऐसा चित्र किसका बनता है? विकसित देश का बनता है। अच्छा, एक ऐसा भी हो सकता है, एक चित्र ऐसा भी हो सकता है इसमें कि ऊपर थोड़ा पतला हो, बीच में थोड़ा क्या हो? चौड़ा हो, और कात में भी किनारे भी थोड़ा सा क्या हो? पतला। हो सकता है ना? हो सकता है। यही तो इंडिया का है कि यहाँ बीच में युवा ज्यादा है, वृद्ध और बच्चा क्या है? इसको आप अपना सही संरचना दे सकते हैं। मतलब आयु लिंग पिरामिड को तीन तरीका से ही दर्शाया जा सकता है। गलती की सही? कि जिसका शीर्ष पतला और आधार मोटा हो, आप ये समझ लेना है कि एकदम अल्प विकसित देश ही सब। अफ्रीका महादेश में अधिकांश देशों का यही चित्र बनता है, और विश्व के जितने विकसित देश हैं, धनी देश उसका यही बनता है। और जो बड़ी तेज गति से आगे बढ़ रहा है, जैसे इंडिया हो, चीन हो, बांग्लादेश हो, ये सब का इस प्रकार का चित्र बनता है। क्योंकि यहाँ बच्चा कम होगा, बूढ़ा कम, नौजवान ज्यादा होगा। खास करके इंडिया का तो चित्र यही है। तो 2 नंबर का प्रश्न, आयु लिंग पिरामिड क्या है? समझ में आ गया होगा कि आयु लिंग पिरामिड किसी देश के जनसंख्या में पुरुष और स्त्री के अनुपात को दिखाने वाला एक चित्र है। आयु लिंग पिरामिड किसी देश की जनसंख्या में स्त्री और पुरुष के अनुपात को दिखाने वाला, प्रतिशत को दिखाने वाला क्या एक चित्र है। इस चित्र में बाएं साइड में पुरुष को, दाहिने साइड में स्त्री को, इसके आधार पर बालक, मध्य में युवा वर्ग और शीर्ष पर वृद्ध को दिखाया जाता है। गलत कि सही? और इस आधार पर हम पता लगा लेते हैं, आयु लिंग पिरामिड से हम पता लगा लेते हैं कि जनसंख्या में स्त्री का अनुपात कितना है, पुरुष का अनुपात कितना है। अब देखिए, इसको अनुपात लगाने के लिए हमको कोडिंग करना होगा। हम इसको मान लो कि ऐसा हम कर दिए, तो इधर स्त्री है, तो स्त्री के लिए प्लस प्लस कुछ देना होगा, पुरुष के लिए माइनस माइनस का चित्र देना होगा। अगर मान लो इसको हम मिटा देते हैं, पूरा क्लीन कर देते हैं, फिर समझाने के लिए। हम ऐसा कर दिए, मान लो कि पुरुष महिला इधर है, हमने इसको प्लस में दिखा दिया। किसमें दिखा दिया? या स्टार में कुछ कर दिए।
इधर हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो चित्र को देखने से लग रहा है कि मेरा जो प्लस वाला स्टार वाला क्या है, ज्यादा है, ज्यादा है ना। थोड़ा इसका हिस्सा इसमें क्या है, ज्यादा है, और इसका हिस्सा क्या 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 है, कम है। इससे मतलब ये होता है कि जिस देश का भी ये पिरामिड हो, यहाँ पर स्त्री क्या है और पुरुष क्या है, कम है। कोई दिक्कत? तो इन बात को यदि जान गए तो एक लास्ट प्रश्न मेरे सामने रह जाता है कि वह व्यवसायिक संरचना, क्योंकि हम लोगों ने शहरीकरण या ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या पढ़ लिया है। गांव में निवास करने वाले लोगों की संख्या को ग्रामीण जनसंख्या कहेंगे, और नगर में निवास करने वाले लोगों की संख्या को, गलत कि सही? विश्व के अलग अलग देशों का आंकड़ा अलग अलग है, लेकिन जान लीजिए कि सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या जापान में है। सबसे अधिक कौन देश का है? जापान का है। जापान के बाद ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का आता है। उसके बाद अन्य देशों में है, लेकिन थोड़ा सा उससे क्या है, कम है। अगर भारत की बात है तो हमने कहा था भारत का 31.2% लोग नगर में रहते हैं और 68.8% लोग। तो किसी देश की आबादी का जितना प्रतिशत लोग गांव में रहता है, उसे ग्रामीण जनसंख्या, और शहर में रहने वाले लोगों को हम शहरी जनसंख्या या नगरीय जनसंख्या के नाम से जानते हैं। और एक और आता है जो मैं नहीं पढ़ाया हूं, पढ़ा दे रहा हूं, साक्षरता। साक्षरता क्या है? और एक और आता है साक्षरता दर क्या है। साक्षरता क्या है या साक्षरता दर क्या है? तो साक्षरता का परिभाषा पहले आप जान लीजिए। किसी देश में जो लोग रहते हैं, अगर वह किसी एक भाषा को पढ़ना लिखना जानता, किसी एक भाषा को पढ़ना लिखना जानने वाले लोगों की लोग को क्या कहते हैं? साक्षर। और देश के जितना प्रतिशत लोग पढ़े लिखे हैं, देश के कुल आबादी में जितना परसेंट लोग पढ़े लिखे हैं, उसको मैं कहते हैं साक्षरता का दर। पढ़े लिखों के कुल संख्या को हम साक्षर कहेंगे। क्या कहेंगे? साक्षर। देश का वह आबादी जो किसी एक भाषा को पढ़ना लिखना जानता, उसे क्या कहेंगे हम? और देश के कुल आबादी में पढ़े लिखे लोगों की संख्या तो क्या कहेंगे? साक्षरता दर। इसको हम साक्षरता का प्रतिशत भी कहते हैं। विश्व के पुनः अलग अलग देशों की साक्षरता अलग है। इंडिया की बात करें तो इंडिया में 74.4% लोग पढ़ा लिखा है, लेकिन भी महिला 65 के आसपास है और पुरुष 81%। गलत सही? और लास्ट प्रश्न है व्यवसायिक संघटक, मतलब किसी देश की जनसंख्या को व्यवसाय के आधार पर, काम के आधार पर बांट देना। किसी देश की आबादी को काम के आधार पर क्या कर देना? बांट देना। उसे क्या कहते हैं? व्यवसायिक संघटक कहलाता है। और काम के आधार पर विश्व की जनसंख्या को, हालांकि अलग कुछ किताब 4 भाग में बांटते हैं, कुछ किताब 5 भाग में बांट देते हैं। किसी देश की आबादी को काम के आधार पर किया गया वर्गीकरण व्यवसायिक संघटक कहलाता है। और व्यवसाय के आधार पर जनसंख्या को 5 वर्गों में बांटा, क्योंकि लोग 5 प्रकार के ही काम करते हैं। पहला प्राथमिक, दूसरा क्या है? द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ। 10वां तक आपने 3 पढ़ा, लेकिन अब आपको पंचम क्रिया तक जानना पड़ेगा। प्राथमिक क्रिया क्या है? प्रथम कार्य कहते हैं। कृषि और कृषि से संबंधित क्रिया को हम प्राथमिक क्रिया कहते हैं। उद्योग और व्यापार से संबंधित क्रिया को, और चाहे वह सेवा सरकारी हो चाहे, उसको हम तृतीयक क्रिया कहते हैं। और जितने भी शिक्षक पढ़े लिखे लोग हैं, डॉक्टर की सेवा, शिक्षक की सेवा, इंजीनियर की सेवा चतुर्थ क्रिया में होगा। और जो साइंटिस्ट, ज्ञान आधारित जो क्रिया, उसको हम पंचम क्रिया कहते हैं। ज्ञान आधारित क्रिया को पंचम क्रिया। इसमें सॉफ्टवेयर बनाने वाले, इसरो में, नशा में काम करने वाले लोग होते हैं, इन्वेंशन करने वाले लोग, उसको पंचम क्रिया। और जो पुस्तक छापने वाले हैं, शिक्षक पढ़ाने वाले हैं, इसको हम चतुर्थ क्रिया।
और चाहे सरकारी नौकरी हो चाहे प्राइवेट नौकरी हो, इसको क्या कहेंगे हम? तृतीय क्रिया। और सभी प्रकार के उद्योग और व्यापार नहीं, खेती बाड़ी और खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ काम को हम प्राथमिक क्रिया के नाम से। बैंकिंग तृतीयक है। बैंकिंग क्या है? तृतीय क्रिया है ना, लेकिन क्योंकि वहां सेवा दिया जाता है, बैंकिंग में जो निजी बैंक होगा, जिस व्यक्ति का वो बैंक हो, उसके लिए द्वितीय क्रिया हो गया। लेकिन बैंक में जो सर्विस कर रहा है उसके लिए तृतीय हो जाएगा। उद्योग में भी ले लो, उद्योग द्वितीय क्रिया है, लेकिन जिसका कारखाना है उसके लिए द्वितीयक है, लेकिन उसमें जो काम कर रहा है उसके लिए तृतीयक हो गया, क्योंकि उसका रोजगार नहीं मिला हुआ है।